नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2026 विषय आपका जो है अर्थशास्त्र होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपको 3 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। छात्रों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। ये आपके 7 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। पहला है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, या फिर उत्पादन तकनीक का। तो पहले प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, ये फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपका ब वाला हो जाएगा, मांग के नियम का। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है गणनावाचक उपयोगिता पर, मांग पूर्ति पर, कीमत आय पर, या फिर क्रमवाचक उपयोगिता पर। तो इसका जो आंसर है तीसरे प्रश्न का वो आपका क्रमवाचक उपयोगिता वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कीमत अनुपात PX PY का ढाल सूचित करता है बजट रेखा, बजट सेट, कीमत रेखा, या फिर आ और बा दोनों ही। तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका बजट रेखा हो जाएगा। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर हो जाती है, या फिर गुणा करती है। तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है स्थिर हो जाती है। सवाल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपका, श्रम उदाहरण है स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, मांग का, या फिर पूर्ति का। छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है परिवर्तनशील साधन का। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, उचित विकल्प चुनिए। आगम माइनस लागत, आगम प्लस लागत, आगम गुणा लागत, या फिर आगम भागित लागत। तो इसका जो आंसर होने वाला है सातवें प्रश्न का वो आपका होने वाला है आगम माइनस लागत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर करना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति डैश है। तो छठवें खाली स्थान में आपको क्या भरना है, घट जाती है, घट जाती है, ये आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूर्ति की लोज वस्तु की डैश और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है। तो दूसरी खाली स्थान में आपको क्या भरना है, कीमत आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, डैश का आशय संतुलन की स्थिति से है। तीसरे खाली स्थान में इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने वार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। चौथा प्रश्न आपका, उत्पादन की प्राप्ति
उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। तो चौथे वाले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है औसत लागत। औसत लागत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपसे पूछा गया है औसत लागत का वक्र का आकार डैश आकृति का होता है। तो इसका जो आंसर है पांचवें प्रश्न का वो आपका होने वाला है U माइनस आकार। आकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका पूर्ण प्रतियोगिता में एक फार्म की कीमत डैश होती है। तो कितनी होती है? इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है स्वीकार करने वाली। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो है 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है सत्यासत्य चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है आपका GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है आपका मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी आपका सत्य है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके द्रव्यमान से अधिक होता है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है, तीसरा वाला। और चौथा है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो चौथे वाला आपका जो है वो आपका सत्य है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो पांचवा वाला आपका जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा छठवां वाला। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो सातवां वाला आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है आपका बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है पहले वाले का वो आपका होने वाला है बचत फलन कहते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा, तो दूसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है 1 के बराबर होता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो कौन सा कर पड़ता है? प्रत्यक्ष कर पड़ता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो चौथे वाले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका जो आंसर है पांचवे वाले का वो आपका होने वाला है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो छठवें का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है माल सेवाओं का व्यापार का चालू खाता निवेश आदि का किया जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। छठवां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं मांग का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में देख सकते हैं मांग की कीमत लोच का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। सातवां प्रश्न आपका उत्पादन के कोई 2 साधन आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में अथवा में देख सकते हैं आसमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। और आठवां प्रश्न आपका संप्राप्ति का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, और इसका अथवा में देख सकते हैं सामान्य लाभ का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नवा प्रश्न आपका समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में देख सकते हैं आर्थिक एजेंट को आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद में 10वां प्रश्न आपका उपभोग वस्तुओं को समझाइए, और इसके अथवा में दिया गया है पूंजीगत वस्तुओं
को आपको यहाँ पर समझाना है। 11वां प्रश्न आपका मुद्रा की मांग का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है और इसके अथवा में दिया गया है मुद्रा की पूर्ति का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है सट्टा उद्देश्य को आपको यहाँ पर समझाना है। 13वां प्रश्न आपका समग्र मांग क्या है और इसके अथवा में दिए गए है समग्र पूर्ति क्या है। 14वां प्रश्न आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है और इसके अथवा में दिया गया है औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। 15वां प्रश्न आपका सरकारी बजट का अर्थ लिखिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 4 नंबर के होने वाले हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और छात्रों ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र होने वाला है। ये आपका पिछले साल का पेपर है और आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है, क्योंकि छात्रों को जो है इकोनॉमिक्स को समझने में काफ़ी जो है प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो भी कठिन आता है, तो आप इन क्वेश्चनों को अवश्य पढ़ें क्योंकि इन क्वेश्चन पूरे के पूरे जो है वो आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है इस बार जो है इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।